अब मैं वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद इसाक डार साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो इकनॉमिक सर्वे पे सहाफ़ी हज़रात को ब्रीफिंग दें। जी दोस्तों, साथियों, ख़वातीन हज़रात, मीडिया के दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदेद। माजी की कौन चेक करेगा जी? माइक कौन सा ऑन नहीं है? ऑन है, ऑन है, ऑन ऑन है, ऑन है, ऑन है, ऑन है सारे माइक। मैं आप सबको खुश आमदेद एक दफ़ा फिर करता हूँ जी। और हर साल की तरह इकनॉमिक सर्वे माली साल 2022 2023 आज आपको पेश करेंगे। इसकी हमने एक नई काम भी किया इस साल कि हाईलाइट्स के लिए एक छोटी बुक, उसकी समरी समझें, वो तैयार की है। और आपकी सहूलत के लिए एक USB ड्राइव भी होगी, वो आपको एक कार्ड की शक्ल में मिलेगी। तो मेरा ख्याल है आप जहाँ भी होंगे उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह हमारी ये ब्रीफिंग जब ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह सबको ये कॉपीज़ पेश करेंगे, दोनों सेट भी और USB ड्राइव भी। आपको याद होगा कि 2013 का जो हमने जिम्मेदारी संभाली थी, तो हमारी उस वक्त थीम थी 3 E's। उस वक्त इकॉनमी टैटस का शिकार थी, बड़े मखसूस हालात थे, एनर्जी 18 घंटे की लोड शेडिंग थी और मुल्क में दहशत गर्दी थी। और वो 3 E's के कॉन्सेप्ट पे हमने अपना सफ़र शुरू किया। और पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर्ड था जनरल इलेक्शन से पहले 2013 के, और किसी को कोई पता नहीं था कि कौन सी पार्टी इलेक्शन जीत कर आएगी और फिर उसको अल्लाह ताला ये जिम्मेदारी देंगे। तो वो 3 E's जो है, इस वक्त जो हुकूमत पिछले साल से जो अपने जिम्मेदारी निभा रही है, तो इसको हमने इस साल आप कह लें कि ये ई पाकिस्तान या 5 E's का नाम आप दे सकते हैं। इसको हम जो एरियाज़ कवर कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको 2013 इसलिए याद कराया कि उस वक्त जो सब्जेक्ट्स थे वो इकोनॉमी, एनर्जी एंड एक्सट्रीमिज़म था। और अब जो है वो एक्सपोर्ट्स, एक्विटी, एम्पावरमेंट, एनवायरनमेंट एंड एनर्जी, मैं ये कह दिया ई पाकिस्तान या 5 E's। तो बेसिकली ये हमारे 5 हमारे ड्राइविंग एरियाज़ हैं। और उसके हवाले से हमने ये जो अपना रोड मैप अगले साल का बनाया है। इस साल में ज़ाहिर है कि बैरूनी और मुल्की जो वामिल के हवाले से एक बड़ा मुश्किल तरीन साल था, बड़ा चैलेंजिंग साल था। और हुकूमत ने मजमूई मुआशी हालात को बेहतर बनाने के लिए या हैंडल करने के लिए कम से कम अपना भरपूर किरदार अदा किया है। आप जो इकनॉमिक सर्वे आपको जो पेश कर रहे हैं, इसकी जो अशात हर साल वज़ारत ख़ज़ाना की ज़िम्मेदारी होती है। इसमें मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स मौजूद हैं, तरक्याती पॉलिसियों की सारी तफसील है, हिकमत अमलियों के साथ साथ मईशत की शोबा जाती कामयाबी यानी सेक्टोरल जो परफॉर्मेंस है उसका ज़िक्र है। और सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट्स के बारे में तफसीलात आपको इस अपना इकनॉमिक सर्वे में मिलेंगी। हमने जो एरियाज़ कवर किए हैं उसमें ज़राअत भी है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी है, उसमें तवानाई भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है। ये एक जो शोबा है इसका चूँकि फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा इसमें तरक्की की गुंजाइश है और इंशाअल्लाह मौका है, तो वो इसको ऐड किया गया है एज अ स्टैंड अलोन। कैपिटल मार्केट है क्योंकि वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसमें हेल्थ है, इसमें एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है और मवासलात, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ों को ये अहाता करता है। इसमें बेसिकली 17 चैप्टर्स हैं और ये 17 चैप्टर्स जो इनिशियल जो हमने इसकी जो प्रेजेंटेशन की है उसके बाद चैप्टर वाइज आपको इस इकनॉमिक सर्वे में ये चैप्टर वाइज भी तफसील आपको मिल जाएगी। हम बेसिकली मैं अर्ज़ करूँगा कि जो मैक्रो इकनॉमिक जो इस्तेकाम की बहाली के लिए
और जो एक हमने एक प्लान बनाया है वो उसके इंडिकेटर्स आपको इसमें मिलेंगे। जाहिर है कि कुछ ऐसी हम फिस्कल एंड कोई जो है रिफॉर्म के हवाले से फिस्कल मेजर्स एंड सब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और कुछ दूसरी चीज़ें वो आपको कल इंशाल्लाह नंबर्स के साथ बजट में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि हम आपके साथ शेयर करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली हमारा ये है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को रिस्टोर करें, क्योंकि इस वक्त जो हमारे हालात पिछले चंद सालों से गुजरे हैं वो अगर कोई कहे कि एक सेंटेंस में बता दें कि उसका खुलासा क्या है, तो खुलासा ये है कि पाकिस्तान की मईशत जो दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत 2017 में बन चुकी थी, वो अनफॉर्चुनेटली वो 2022 में 47वीं मईशत बनी है। तो दैट स्पीक्स ऑल कि जी कहाँ हम पहुँचे हैं। अब हमने वापस उसको वापस उसी तरफ जाना है, मुल्क को लेके तरक्की का जो रास्ता है उसकी स्पीड भी कोशिश करनी है। अल्लाह ताला करे कि इस मुल्क में जो है बरकत हो और सही एफर्ट हो, तो हम उसको वापस उधर लेके जाना चाहते हैं कि जो हम जहाँ 2017 में ये मुल्क पहुँच चुका था। और पहुँचने के बाद जो उसमें प्रेडिक्शन थी कि जी चंद सालों में प्राइस वाटर कूपर्स, आपको याद होगा कि पाकिस्तान दुनिया की G20 जो प्रीमियर इकोनॉमिक ग्लोबल क्लब है उसका मेंबर होगा। तो वो जो एक हमने लॉस्ट अपॉर्चुनिटी हो चुकी है वो हमें दोबारा यानी वापस रास्ता उसी तरफ पाकिस्तान का मुकद्दर होना चाहिए और सबको मिल के उसकी तरफ कोशिश करनी चाहिए। तो हुकूमत की इसीलिए जो फोकस है, जो विजन है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को साथ साथ हम इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर चले। और वो इंक्लूसिव इसलिए कि ये मैल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो रिसोर्सेज की, वेल्थ की, और ये बड़ा और सस्टेनेबल हो कि ये नहीं कि जैसे अब जो कुछ हुआ था वो खुद अल्लाह माफ़ करे कि 24वीं मईशत से हम गिर के 47 से बहुत ज़्यादा मुहर्रकात है, वो घंटों बात हो सकती है, एनालिसिस हो सकती है, हो भी चुकी है। तो ये हमारी जो है वो बेसिकली अगर हम ये करेंगे आपके इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपके जो मार्केट्स हैं, जो नर्वसनेस है, जो परसेप्शंस है पाकिस्तान की, वो भी ठीक होंगी। मसलन आप देखें कि स्टॉक मार्केट को आप एक आइसोलेटेड आइटम अगर देखें तो वो जो डी म्यूचुअलाइजेशन नहीं हो रही थी कई सालों से, तो 2013 में जब हमारी हुकूमत आई हमने बड़ी ज़बरदस्ती उसको यानी अपने जिम्मेदारी निभाई और उसके नतीजे में जो लाहौर कराची स्टॉक चेंजेस जो मर्ज होकर पाकिस्तान स्टॉक चेंज बनी, तो आपने देखा कि किस तरह उसने भी अपना सफ़र तरक्की का तय किया। 19,000 पॉइंट पे करीबन मार्केट थी जिस दिन हमने 2013 में इलेक्शन जीता था, जिस दिन ओथ ली थी मियाँ नवाज शरीफ ने 5 जून 2013 को, उस वक्त करीबन 21,000 पे पहुंच चुकी थी और हम उसको करीबन 50,000 क्रॉस अपने टेनोर में किया 2017 तक। और $100 बिलियन, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाज $100 बिलियन क्रॉस कर चुकी थी 2016-17 के साल में, जो कि आपका मैच करता है। उस वक्त $70 बिलियन आपके एक्सटर्नल डेट्स थे और $100 बिलियन आपकी स्टॉक मार्केट थी। ये था पाकिस्तान उस वक्त का कि किधर पाकिस्तान जा रहा था। तो हमारी बेसिकली एज पाकिस्तानी, एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ये हमारी सबकी ड्यूटी है और हम उसी पे, हमारे अलाइज भी, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपने उसी रास्ते पे वापस जल्दी से जल्दी चला जाए। मैं आपकी गुजारिश, आपकी खिदमत में ये गुजारिश करूँगा थोड़े से चंद डाटा के साथ कि इस हुकूमत ने जो 2022 में ज़िम्मेदारी संभाली, मैंने आपको पता है कि चंद महीने बाद मैंने सितंबर के एंड में संभाली, लेकिन इस हुकूमत ने लास्ट ईयर जब ज़िम्मेदारी संभाली तो पाकिस्तान किधर खड़ा था। मेरा ख्याल है कि उसका रिमाइंडर या उसकी निशानदेही करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको याद होगा कि बहुत शदीद, मेरा ख्याल है कि उसका रिमाइंडर या उसकी निशानदेही करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको याद होगा कि बहुत शदीद किस्म के चैलेंजेस आ चुके थे। उसमें जो फिस्कल स्पेस थी वो श्रिंक हो चुकी थी, महंगाई का प्रेशर चल रहा था, अपवर्ड था, और जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी, अभी नंबर्स भी देख लेंगे, वो आसमानों की तरफ रवा दवा था। और हमारी जो फाइनेंसिंग नीड्स थी वो बढ़ती जा रही थी। जाहिर है कि अगर आपका डेट स्टॉक बढ़ेगा, आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, पॉलिसी रेट बढ़ेगा, तो आपकी फाइनेंसिंग नीड्स भी उसी तरह बढ़ेंगी। और ये वो एक स्टेट ऑफ अफेयर्स थी जिस वक्त इस हुकूमत ने जिम्मेदारी संभाली।
और मैं समझता हूँ कि अगर ये कुछ महीने और ना संभालती तो अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा होता। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लास्ट थर्ड क्वार्टर बिफोर दिस गवर्नमेंट केम इन, प्लीज़ वो याद रखें कि 6,400 बिलियन डॉलर्स का रिडक्शन हुई थी आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में एक क्वार्टर में। हम 5 क्वार्टर गुजर चुके हैं। अगर उस स्पीड से हो तो फिर क्या हालत होती। तो वो मैं इसलिए आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि वो हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो ऑब्वियसली एक्सटर्नल अकाउंट का है। आप भी सुन रहे हैं पिछले 1 साल से अंदरूनी जो है लोग वो भी और एक्सटर्नल भी एक ही बात हो रही थी 2 महीने पहले तक, बाजी पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट करना है। और दूसरा ये फ्लाम पेमेंट आ रही है, नहीं पे कर सकेंगे। ये मई और जून के 3.7 बिलियन एक्सटर्नल पेमेंट्स है, कैसे करेंगे। ये 1 बिलियन का बॉन्ड कैसे पे होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हैव ए फेथ अल्लाह के फजल करम से। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हमेशा अपने हिफाजत में रखा है और हम सब कोशिश हैं कि इसमें जितनी जल्दी बेहतरी लाई जा सके लाई है। जो गिरावट हो रही थी मईशत में वो रुक चुकी है, लेकिन अब जो बेहतरी की तरफ उसका जो हमारा पूरी कोशिश और तरक्की की तरफ उसको यानी तेज़ी के साथ चलाना है वो अंडरवे है। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आपको याद होगा जब गवर्नमेंट ने लिया तो उसको करीबन 6% GDP ग्रोथ थी, लेकिन प्लीज़ डोंट फॉरगेट, मैं अभी आपके साथ GDP नंबर शेयर करूंगा कि 5 साल की एवरेज GDP ग्रोथ अब टोटल कितनी हुई और फिर 4 साल जो आने वाले थे 18-22 में क्या हुई। आई विल शेयर द नंबर्स विद यू। लेकिन 6% तो थी, लेकिन डोंट फॉरगेट के दूसरे साल में वो -1% थी, तो बेस बहुत नीचे चला गया था। तो उस जब आप सब माशाल्लाह समझते हैं कि जब बेस नीचे जाता है तो फिर ऑब्वियसली जो आपकी जो नेक्स्ट ईयर है या आने वाले 2-3 साल है एक नई बेस लाइन आपकी बन जाती है। हमारा इस गवर्नमेंट ने जो फिस्कल डेफिसिट था वो अनफॉर्चुनेटली जो 5.8% था 2018 में वो 7.9% पे जा चुका था जब नई गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी संभाली। और प्लीज़ आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि 5.8% में हमारे जो ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद की जो बहुत बड़ी हमारी इन्वेस्टमेंट थी जिसने इस मुल्क में उस वक्त दहशतगर्दी का खात्मा किया वो उसमें शामिल थी। वरना ये शायद 4.8% होती, लेकिन वो एक नेशनल रिक्वायरमेंट थी, नेशनल जिम्मेदारी थी। जो आपका ट्रेड डेफिसिट था वो 39.1 बिलियन डॉलर जो है वो वहाँ पहुँच गया 30.9 बिलियन डॉलर से बिटवीन 28 एंड 2022। आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 4.7% ऑफ GDP पे पहुंच गया 17.5 बिलियन डॉलर। इसके अलावा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो श्रंक होके 2.8 बिलियन डॉलर से 1.9 बिलियन डॉलर पे पहुंच गई। और जो पब्लिक पॉलिसी रेट था वो 6.5% 2018 में जो था वो 13.25% पे 2022 में नई हुकूमत को हैंड ओवर हुआ। सर्कुलर डेट जो है आपको याद होगा, आप लिखते भी रहते हैं, उसको डिस्कस भी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो उसकी जो इंक्रीज थी पर एनम वो एवरेज 129 बिलियन की इंक्रीज थी। वाई आई एम सेइंग दिस थिंग, 503 बिलियन पे 2013 में नई हुकूमत ने सर्कुलर डेट को टेक ओवर किया, 1148 बिलियन पे छोड़ा, जिसका मतलब है कि एवरेज 129 बिलियन पर एनम की इंक्रीज हुई। वही 1148 बिलियन जो था वो 4 साल की कलीद मुद्दत में 2,467 अरब पे पहुंच गया, विच इज़ एन इंक्रीज ऑफ 330 बिलियन एज अपोज टू 129 बिलियन पर एनम। तो ये आपकी फिजिकल मैनेजमेंट शो करती है। आपका जो पब्लिक डेट था यानी परसेंटेज GDP जो 18 में 63.7% था वो 73.9% पे चला गया। Now obviously this is a huge increase in 4 years, 10% उसमें इंक्रीज हो गई। हम बहुत सुनते थे उस वक्त जो 13-18 के इलेक्शन से पहले कि पाकिस्तान में आएंगे और पब्लिक डेट 10,000 अरब कम करेंगे। और 10,000 कम करने के बजाय 25,000 अरब से ज़रा कम जो पब्लिक डेट था उसको 49,000 से क्रॉस करके छोड़ के गए, विच मीन्स के इसमें 97% का इजाफा हुआ 4 साल की कलील मुद्दत में। डेट एंड लाइबिलिटीज़ आप सुना करते थे, जहाँ भी वो हुकूमत अपना कोई सरमायाकारी की कॉन्फ्रेंस करती थी, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो UAE हो, चाहे वो अपना न्यूयॉर्क हो, जहाँ भी जाते थे सबसे पहले वो उनको अच्छा लगता था हायर फिगर। हालांकि वो पब्लिक डेट का हिस्सा नहीं होता लाइबिलिटीज़, वो तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पे नहीं करना।
लेकिन जब पे होगा ज़ाहिर है उसके लिए आपको डॉलर चाहिए। तो वो जो डेट था वो 30,000 अरब इसलिए कहते थे कि वो लाइबिलिटीज डाल के, तो वो फिर 24,953 नहीं था, वो फिर 29,900 के करीब था, यानी 30,000 अरब कह ले 30 ट्रिलियन। वो ये 49.8 था उसको ये अपना सॉरी जो 29.9 था उसको 59.8 बिलियन पे हम पाकिस्तान का डेट ले गए। डेट पब्लिक डेट एंड लायबिलिटीज ये 100% इंक्रीज है ना। ये कपल्ड विद योर पॉलिसी रेट इंक्रीज और जो हाल है इस वक्त आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसका मेजर बल्क जो है वो अनफॉर्चुनेटली इंटरेस्ट जैसे डेट सर्विसिंग कहते हैं उसमें जा रहा है। और ये यही मुल्क जो था इसकी डेट सर्विसिंग 2017 में को 1800 बिलियन रुपए से कम थी, आज ये 7,000 अरब पे करीबन पहुंच चुका है। यानी एक तरफ हम टैक्सेस की कलेक्शन में इम्प्रूवमेंट तो हुई है, लेकिन दूसरी तरफ हमने अपना मिसमैनेजमेंट की वजह से, अपना डेट कंपाइल करने की वजह से, पॉलिसी रेट बढ़ाने की वजह से उसको हम आसमान पे ले गए हैं और वो मेरे नज़दीक बिल्कुल वो अनसस्टेनेबल है। तो टू से इन फ्यू वर्ड्स के ये जो कुछ हुआ उस पे अनफॉर्चुनेटली जो फाइनल नेल इन द कॉफिन था कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट को शेक कर दिया। भाई आपने अगर कोई सॉवरन कमिटमेंट की है तो वो किसी ABC पार्टी की नहीं होती, वो सॉवरन कमिटमेंट पाकिस्तान की कमिटमेंट बन जाती हैं और हमें उसको उसी तरह ट्रीट करना चाहिए। लेकिन वो जब देखा कि जी हम हुकूमत से निकल रहे हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया है, तो आपने देखा कि वो ना सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं किया जो कमिट किया था 2019 में और जो ड्यू था, बल्कि उसको रिवर्स कर दिया जो थोड़ा बहुत किया था। दैट शुक दी कॉन्फिडेंस एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान ग्लोबली फाइनेंशियल अदारों में। तो ये बड़ी बदकिस्मती थी। बहरहाल अभी कुछ इसके अलावा इस हुकूमत की किस्मत या जो भी है वो कुछ ग्लोबल नेगेटिविटीज़ भी इस एक साल में देखने में आई हैं। मसलन आपने देखा कि जो ग्लोबल GDP ग्रोथ है उसमें करीबन 2021 से अब तक 50% उसमें कमी आ गई है। यानी जो 6.2% 2021 में जो ग्लोबल GDP ग्रोथ थी वो कम होके अब 2.8% पे आ गई। तो ये दिस इज वन इंडिकेटर। ग्लोबल इन्फ्लेशन अगर आप देखें उसमें 85% का इजाफा हुआ और जो ग्लोबल इन्फ्लेशन 2021 में 4.7% थी वो बढ़ के 8.7% 2022 में उसने क्लोज किया है। तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर ज़ाहिर है कि इस ग्लोबल विलेज है और हर चीज़ का जो इम्पैक्ट होता है वो दूसरे तमाम ममालिक में जाता है। ऑल्दो इन्फ्लेशन अब प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 2023 में 7% होगी, अल्लाह करे कि हो, उसका भी हमें फ़ायदा होगा। ग्लोबल ट्रेड जो है वो 5 टाइम्स जो है उसकी ग्लोबल ट्रेड की ग्रोथ में 5 टाइम्स श्रिंकिंग हुई है। यानी 9.4% 2021 में ये अपना ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ थी वो रिड्यूस होकर 2023 में 1.7% उसको यानी प्रोजेक्ट किया जा रहा है जो बैनुल-अक़वामी अदारे हैं। ये तो चीज़ें थी जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान उसमें आइसोलेटेड तो नहीं रह सकता, उसके ऊपर इम्पैक्ट है। लेकिन शुमीय किस्मत के जो उसके अलावा फ्लड्स की जो पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी एक कैटास्ट्रफी देखी, एक बहुत बड़ा अलमिया देखा कि अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स आए और उसके लिए जो आपने नंबर्स भी आपको पता है कि करीबन हमारे जो फिजिकल लॉसेस एंड इकोनॉमिक लॉसेस वो मिला के करीबन $30 बिलियन से क्रॉस कर गया। आपको याद होगा कि बहुत ग्लोबल UNDP और वर्ल्ड बैंक, प्लानिंग डिवीजन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अपना यूरोपियन यूनियन, इस सब ने मिलके वो सारा सर्वे किया था और ये नंबर जो है वो यानी अनडिस्प्यूटेबल है और उसमें 30 अरब डॉलर से तजावज़ यानी 14.9 बिलियन के उसके जो डैमेजेस थे अपना और जो GDP लॉस था वो करीबन $15.2 बिलियन था। तो उसके लिए आपको याद होगा कि उसकी पूरी एक प्रोसेस हुआ है, एक वर्किंग हुई है उसी लेवल के ऊपर, उसी फोरम पे, और उसकी आपको जो असेसमेंट की गई कि 16.3 बिलियन दरकार होंगे वो सारी रिकन्स्ट्रक्शन रिहैबिलिटेशन के लिए ओवर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। तो आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने सेक्रेटरी जनरल UN के साथ जिनेवा में एक डोनर कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें जो हमें प्लेजेस मिले वो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थे। हमारी जो ऑफ़र थी यही थी कि जी इसका आधा जो है हम पिक करेंगे और करीबन आप कह लें कि 8.1 बिलियन और वो 8 बिलियन जो है वो हमारा
जो है अफोर्डेबल था ओवर ए पीरियड ऑफ 4 इयर्स, और इतना ही हमें प्लेजेस ज़रा उससे ज़्यादा मिले थे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह द थिंग्स आर ऑन इट्स वे। प्लानिंग मिनिस्टर साहब और उनकी जो मिनिस्ट्री है वो एक्टिवली उसके ऊपर काम कर रही है। तो इंशाल्लाह ये रिहेबिलिटेशन और ये रिकंस्ट्रक्शन का जो फेज़ है बेस्ड ऑन 4RF, जो इस वक्त जो दुनिया की रिक्वायरमेंट है रिजिलियंट मामले के हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो उसको मद्देनज़र रख के ये सारी प्लानिंग इज़ इन प्रोग्रेस। तो अब मैं अर्ज़ करूँगा कि अभी तक हमने इस हुकूमत ने जो थोड़ी एफर्ट्स की हैं उसके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको शेयर करूँगा। सबसे पहले तो आपको याद होगा, जैसे मैंने कहा कि 2019 का प्रोग्राम 2022 में ख़त्म हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान की तारीख में अल्हम्दुलिल्लाह एक ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ है और वो मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हुआ था 2013 से 2016। तमाम 12 रिव्यू वक्त पे ख़त्म हुए, प्रोग्राम ख़त्म हुआ। आपको याद होगा कि इसी शहर में तमाम मल्टीलैटरल जो की अदारे हैं उनके प्रेसिडेंट्स या MD आए और उन्होंने इसी श्रीनगर होटल में हमारे साथ बैठ के मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान को अपलॉड किया और रिकग्नाइज़ किया। उसमें डॉक्टर किम वर्ल्ड बैंक के शामिल हैं, उसमें श्री मुलानी जो उसको MD थी वर्ल्ड बैंक की, जो आजकल इंडोनेशिया की फाइनेंस मिनिस्टर है। उसके बाद अपना क्रिस्टिन लगार्ड जो MD IMF थी, फिर आपके प्रेसिडेंट जिन 2 दफ़ा आया एशियन डेवलपमेंट बैंक के, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक चाइना के, और फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट नकौ 2 दफ़ा है। तो ये वो वक्त था कि जब पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान वाज रिकग्नाइज्ड। कोई कह रहा था सेकंड चॉइस प्लेस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोई कहता था फॉरगेट अबाउट नेबर, लुक एट इंडिया। हमने वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एज ए कंट्री, एज ए नेशन लूज़ की है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हम अगर मेहनत करेंगे तो आई एम श्योर विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटी। जहाँ तक IMF के अलावा हमने पूरी कोशिश की है, एट बहुत ह्यूज पोलिटिकल कॉस्ट पे की है। इतने मुश्किल रिफॉर्म्स नई हुकूमत जो आती है 5 साल के मैंडेट लेके वो तो कर सकती है, लेकिन एक हुकूमत जिसको पता है कि 14 महीने उसके पास हैं, तो उसके लिए ये अच्छा खासा एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो होता है कि जी हम क्या कितनी। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की खातर ये जो पॉलिटिकल कॉस्ट की सेक्रीफाइस की है, इट वाज वर्थ, क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी रोड हो चुकी थी। आपको कोई डील करने के लिए तैयार नहीं था। तो वो तमाम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, वो पावर सेक्टर, वो गैस सेक्टर, वो फिस्कल रिफॉर्म्स, वो राइज का प्रोग्राम जो फिस्कल रिफॉर्म्स के हवाले से इंक्लूडिंग हार्मोनाइजेशन ऑफ GST इन पाकिस्तान, जिसके कई सालों से पेंडिंग था और वो प्रोजेक्ट एक्शन नहीं कर पा रही थी पिछली हुकूमत पिछले 3 से 4 साल में। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आके, मेरे आने के बाद वो तमाम पेंडिंग 4 प्रोजेक्ट एक्शन पूरे हुए एंड वी आर रेडी कि जब हमारा IMF का अल्लाह करे कि 9th रिव्यू जल्दी हो तो उसके बाद वो ड्यू है कि वो ऑटो आपको पेमेंट होगी, क्योंकि दे हैव कंफर्म्ड कि पाकिस्तान ने राइज टू प्रोग्राम की जो पॉलिसी लेंडिंग 450 मिलियन वर्ल्ड बैंक की है और 250 मिलियन एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की को फाइनेंसिंग है, जो ओरिजिनली 450 थी, 200 उन्होंने फ्लड में रीपर्पस करके दे दी, तो वो 700 मिलियन आपका वो भी ड्यू है। तो ये प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि इसका रिवाइवल इसलिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी जो सॉवरन कमिटमेंट 2019 में थी और जो रिवर्स की गई उसको ठीक किया गया। इसके अलावा ऑस्टेरिटी मेजर्स, मुझे रिपीट करने के आपका टाइम नहीं लेना चाहता, वो आपको सब तफसील मौजूद है कि इस हुकूमत ने अनटारगेटेड सब्सिडीज़ को ख़त्म किया, ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए, वो सारा पब्लिक हो चुका है। हमने इस प्रोसेस पे एक पेनफुल काम भी करने पड़े। जाहिर है कि अगर एक घर में आपकी आमदनी ऑल ऑफ ए सडन कम हो जाए, आपके रिसोर्सेज कम हो, या एक बिजनेस में या फिर इंडस्ट्री में, तो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। आपने अपना पेट काटना होता है अपने तो आपके लिए चॉइस क्या थी? या तो वो 6400 मिलियन का डेफिसिट कैरी करते खर्च करने का एक्सटर्नल में पर क्वार्टर, तो आप 2 क्वार्टर में फारग हो जाते एज ए कंट्री। तो वो होता जो वो कह रहे थे कि जी डिफ़ॉल्ट होगा फिर श्रीलंका बनेगा। तो दूसरी चॉइस ये थी कि जी हम सॉवरन कमिटमेंट, चाहे वो बॉन्ड्स हो, चाहे वो कोई और पेमेंट हो, वक्त पे अदा करें। हर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी दैट। और उसके बाद हम अपनी दूसरी ज़रूरियात के ऊपर अपनी एक्सटर्नल रिसोर्सेज अवेलेबल को खर्च करें। तो इसीलिए उसके बाद जो सॉवरन कमिटमेंट्स के बाद जो हमारी प्रायोरिटी थी, नंबर 1 फूड एंड फार्मास्यूटिकल्स, नंबर 2 एक्सपोर्ट्स रिलेटेड रॉ मटेरियल और उनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि शुरू में बहुत पेनफुल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जो LCs की प्रॉब्लम थी वो बहुत हद तक 90% से ज़्यादा वो हल हो चुकी है और उस तरह की अब प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली एक साइकिल होता है बिज़नेस का भी, मैन्युफैक्चरिंग का भी, उसमें टाइम लैग होता है, वो लगेगा। इसी तरह हमने जो है अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट किया है, ऑल्दो
ये इन्फ्लेशन के लिए है। मेरी शायद ज़ाती कुछ राय इसमें कुछ मुख्तलिफ भी हो सकती है, लेकिन जो ग्लोबल इकोनॉमिस्ट हैं वो जाहिर है वो कहते हैं जी कि अगर ये एक विशस साइकिल है, हम इसमें फंस चुके हैं। ये मैं वाई आई एम ऑलवेज एनिमी ऑफ डिवेल्यूएशन। आज से नहीं, पिछले 30 साल से ये ट्रिगर कर दिया आपकी सारी प्रॉब्लम्स को। जब डिवैल्यूएशन होती है वो इन्फ्लेशन ट्रिगर करती है, जब इन्फ्लेशन ट्रिगर होती है उसके साथ आपको अपना पॉलिसी रेट बढ़ाना पड़ता है। और ये जो पंडित थ्योरी देते हैं ना कि डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, वो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। वो एक एग्जाम्पल नहीं देखते। पाकिस्तान में पहले 3 साल पिछली हुकूमत ने जो मादर पिदर आजाद छोड़ दिया करेंसी की वैल्यूएशन को, तो आपने देखा कि $800 मिलियन सिर्फ एक्सपोर्ट पहले 3 साल में बढ़ी। ये तो थैंक्स टू टर्फ इन्वेस्टमेंट और उसके बाद जो कुछ हुआ और वो उसका वो फिर आपकी इंक्रीज हुई, वरना आपका उससे तो कोई फायदा नहीं हुआ। और यू टुक द हिट ऑफ अबाउट $20 बिलियन इंक्रीज इन पब्लिक डेट विदाउट टेकिंग 1 सेंट। तो बहरहाल ये चूंकि हम इस विशेष सर्कल में फंसे हुए हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेंगे और हम इसके ऊपर अप्रोप्रिएट जो है वो चीज़ें होंगी। दूसरा उसमें जो एक मेजर जो रीज़न है यहाँ जो जहाँ भी आज हम खड़े हैं वो है यानी लॉस ऑफ फेथ कह लें। लोग घबराए हुए हैं, परसेप्शन लोगों की मार्केट्स की वो नेगेटिव हैं। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब मैं आया था तो कई लोग मुझे पूछ रहे थे आपने तो कहा $200 $200 का नीचे आएगा। यस, आना चाहिए था। उस वक्त रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वाज 197, 217 तक आया। पता नहीं कौन से हिडन हैंड्स हैं कि मैं वाशिंगटन जाता हूं तो उसकी ट्रेंड को रिवर्स हो गया इस मुल्क में। और आज भी योर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, मैं नहीं कह रहा, मैं तो कहता था, आज ब्लूमबर्ग के 2 इकोनॉमिस्ट का आपने आर्टिकल पढ़ा होगा 19 मई को, वो कहता है 244 होनी चाहिए। लेकिन IMF का जो कुछ ड्रामा लगा हुआ है, जो कुछ पाकिस्तान की परसेप्शन मार्केट्स में बनी हुई है, वो सारे फैक्टर जो है, जो रिजर्व्स हैं, उसकी वजह से आपका ये एक आर्टिफिशियल जो है करीबन 40-45 रुपए का गैप है। तो अल्लाह करे कि हम आपका भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप सब माशाल्लाह बहुत सीनियर कॉमर्स एंड इकोनॉमिक कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, आप एंकर्स भी आपके इंटरेक्शन होती है। हमें अपने इंटरेस्ट को, मुल्क की इंटरेस्ट को उजागर करना चाहिए, हमें बताना चाहिए लोगों को, ये एजुकेट करना चाहिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो लोग घबरा के रुपए कन्वर्ट करके डॉलर या सोना रखते हैं, उनको आप एजुकेट करें कि ये काम करना बंद कर दें, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह होगा, और इसका रेट भी ठीक होगा। दे विल एंड अप लूजिंग मनी। मैंने दिसंबर 2013 में कहा था लाहौर में गवर्नर हाउस में जो एक बहुत बड़ी बिजनेस एक इवेंट था, आपको याद होगा, कि मार्क माय वर्ड्स, आप बेहतर है कि डॉलर कैश कर ले, यू रिग्रेट वन डे। उस वक्त उसके 111-12 के फिर रहा था, वो आया था फिर 98 पे। तो ये हमारी करेंसी इज अंडर वैल्यूड, और ये आर्टिफिशियल रीजंस की वजह से है। हमें उनको एड्रेस करना है और हम एड्रेस कर रहे हैं। ये ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह इट विल इम्प्रूव, अल्लाह ने चाहा तो आप भी उसमें अपना रोल अदा करें। आप, हम सबका मुल्क है, हम सबका प्यारा पाकिस्तान है, तो मेरी गुजारिश है कि इसमें आप ज़रा ज़रूर हमारी मदद करें और अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों में कॉन्फिडेंस दें, लोगों को ये ना करने दें कि अपना मैं कन्वर्ट करूँगा, मैं जाके XY कंट्री में जाके मैं अपने आप को मैं डोमिसाइल कर लूँ, मैं 183 दिन से कम पाकिस्तान में आऊँ ताकि यहाँ मैं टैक्स रेजिडेंट ना रहूँ। तो ये मेरा ख्याल है ये आप इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी लिए हैं, क्योंकि ना सिर्फ वीट और फर्टिलाइज़र स्मगल होती थी, अब वो फॉरेन एक्सचेंज भी बहुत हैवी तादाद में, जब से हमारे नेबरिंग कंट्री में चेंज ऑफ रिजीम हुई है, वो जो बाहर से ह्यूज इन्फ्लो उनको मिलती थी, उनको ज़रूरत ही नहीं थी फॉरेन एक्सचेंज की, वो भी वह उनकी ज़रूरियात काफ़ी हद तक आपकी मार्केट से पूरी होती है। तो दैट इज़ अनदर ड्रेन। इसके अलावा आपने देखा कि हमने करीबन $6.5 बिलियन इस यानी पिछले अरसे में, चंद महीनों में हमने पे किए। $5.5 बिलियन हमने नॉन अपना यानी सॉवरन डेट यानी कमर्शियल बैंक्स के हमने वापस किए, और $1 बिलियन का हमने बॉन्ड पे किया। ये $6.5 बिलियन पाकिस्तान ने, जनरली आपको यहाँ बहुत साथी बैठे हैं, दे नो ऑल द डिटेल एंड ट्रांजैक्शंस, जब आप कमर्शियल बैंक्स को पे करते हैं नॉन सॉवरन डेट जो विज़ अदर कंट्रीज यानी उनकी स्टेट टू स्टेट नहीं होता, तो वो नॉर्मली आपको वापस आ जाता है।
आपको रिन्यू या तो फैसिलिटी रिन्यू हो जाती है या रोल ओवर हो जाते हैं, आप पे करते हैं, आप वापस आ जाता है, या आपको लेंडर चेंज कर लेते हैं। मुझे आपको बताएं कोई कंट्री जिसके एक्सटर्नल डेट जो है वो माली साल के पहले दिन कम, यानी वो ज्यादा है देन द लास्ट। हमारा एक्चुअल रिडक्शन हुई हमारे दिसंबर क्वार्टर में, आई एम श्योर मेनी ऑफ यू नो कि ऑलमोस्ट $4 बिलियन की हमारे एक्सटर्नल डेट में रिडक्शन हुई है। उसकी वजह कि वो जो मार्केट परसेप्शन बनी हुई है, जो एक IMF की डिले हो रही है, उसकी वजह से दे आर सिटिंग ऑन द फेंस कि जो देख रहे हैं कि कब ये मामला हल होंगे तो फिर हम दोबारा मुल्क को लैंड करेंगे। तो वो ये एक फेज है, इंशाल्लाह इसमें निकलना है। लेकिन हमने, जैसे मैंने अर्ज किया कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट की है कि सॉवरन जो भी लाइबिलिटी है, कमिटमेंट है, मस्ट बी पेड ऑन टाइम, और बाकी सारा बिजनेस उसके बाद होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जिंदा कौमें और जो डिग्निटी है वो इसी में है कि हम साबित करें कि जो यहाँ तक खबरें आती हैं कि कुछ लोग बाहर बैठ के बैरून मुल्क ये डिस्कस कर दें कि पाकिस्तान कैसे अभी तक डिफॉल्ट नहीं किया, ये क्यों नहीं श्रीलंका बना। मैं बड़ी बदकिस्मती है कि भाई बहरहाल द टाइट फिजिकल डिसिप्लिन विल कंटिन्यू। इसी तरह आपने देखा कि हमने अपना रिसेंटली 1 जनवरी से बिस्प स्टाइपेंड बढ़ाया, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारा कमज़ोर तरीन जो तबका है, जो बेनिफिशरी है उसका बिस्प का, तो उसको हमने 360 अरब से 400 अरब किया था और 25% स्टाइपेंड 1 जनवरी 23 से बढ़ाया था। इसी तरह इस गवर्नमेंट ने रमज़ान रिलीफ पैकेज जो है वो पंजाब और KP के गवर्नमेंट से मिल के 75 बिलियन का जो किया है। ऑब्वियसली ये लोगों की हेल्प के लिए और जो हालात हैं उसकी वजह से। किसान पैकेज आपको याद होगा, 2000 अरब का किसान पैकेज प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, और उसकी जो क्रेडिट्स हैं, दूसरी सारी चीज़ें, दे आर ऑल इम्प्लीमेंटेड। यानी करीबन 1800 का हदफ था, 1700 अरब के करीब डिसबर्समेंट हो चुकी है। बाजो साहब की लेटेस्ट नंबर थी क्रेडिट 1750। आपको याद होगा हमने 1819 का एक बहुत चैलेंजिंग टारगेट अपने लिए रखा था। प्राइम मिनिस्टर ने जब किसान पैकेज करीबन अल्हम्दुलिल्लाह 1700 क्रॉस कर चुका है बिलियन जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है। इसी तरह हमने इंटरनल इस्लामिक फाइनेंसिंग, ये मेरी और हमारी पार्टी की हमेशा तरजीह रही है। हमारे जो अलाइज हैं वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए भी हमने शरिया कंप्लाइंट 3 साल और 1 साल का स्कूल का इजारा वगैरह हमने किया, ताकि लोगों को चॉइस दी जाए कि वो कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट की बजाय वो इस्लामिक बेस पे हो। फिर आपको याद है स्टेट बैंक, नेशनल बैंक की अपील भी विड्रॉ करवाई थी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। पिछले टेन्योर में हमने जो कोशिश की थी, एक बड़ी हाई पावर्ड कमेटी भी बनाई। गवर्नमेंट का पहली प्रायोरिटी होती थी कि सबसे पहले हम इस्लामिक मोड में लें, अगर ना मिले तो फिर कन्वेंशनल में जाएं। 21% बैंकिंग पाकिस्तान की उन एक्ट्स की वजह से इस्लामाइज हो चुकी है, 21%। और अब जो हमने दोबारा उसको रिवाइव किया है, अपील किया है, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अगर इसी तरह एफर्ट्स हम करें, जो इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट आए वो करे, तो हम इसको इजीली 50% से क्रॉस कर सकते हैं इन द वेरी नियर फ्यूचर। तो आपको 5 साल मिले हैं कि जो फेडरल शरीयत कोड ने दिए हुए। इसी तरह इस गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन बिल 2022 को भी ये पास करवा चुकी है। बार्टर की ट्रेड आई थिंक इज़ अ गुड डेवलपमेंट। ईरान, अफगानिस्तान और रशिया के साथ जो हमने फैसले किए हैं, आई एम श्योर के दोज फैसले विल हेल्प इन आवर एक्सपोर्ट्स, क्योंकि जब आप बार्टर करेंगे तो आपकी इंपोर्ट ऑब्वियसली उतनी कम होगी, आपकी एक्सपोर्ट। तो दिस इज़, क्योंकि तीनों कंट्रीज़ में बैंकिंग इश्यूज़ हैं, और उस वजह से बेस्ट यही है कि उनके साथ ये किया जाता, और वो है, इसको एक्सपेंड किया जाएगा। जहाँ भी बैंकिंग सिस्टम 1-2 कंट्रीज़ और अंडर कंसिडरेशन है, यमन है, सूडान है, तो सब्जेक्ट टू कंडीशंस जो पूरी करेंगे तो हम शायद इसको मज़ीद एक्सटेंड करें। अब ब्रीफली कि अभी हम किधर खड़े, और इस 1 साल में डिस्पाइट ऑल द डिफिकल्टीज आई हैव एक्सप्लेन्ड ए वर्स्ट, अभी तो सवालों का टाइम नहीं आया हनीफ खान साहब ने पहले हाथ खड़ा कर दे, इजाज़त दे दो वाले। ओ अब मैं अर्ज कर रहा था कि डिस्पाइट ऑल दी कंस्ट्रेंट्स, और जो मैंने अर्ज किया आपको कि जी एक्सटर्नल भी इंटरनल भी बेस लाइन भी जो मिली इस हुकूमत को, उसके बावजूद जो परफॉर्मेंस है वो आपके मैं हाजिर खिदमत कर देता हूँ। जो GDP ग्रोथ है वो प्रोविजनल नंबर 0.29% है, वो आपको सारे नंबर्स भी मिले हुए हैं।
एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के रिस्पेक्टिवली 1.55, 2.94, 0.86, इसमें एक नेगेटिव है। ये फ्लड्स भी इसमें आए, इसमें जैसे मैंने किया ग्लोबल प्रेशर भी आया, इसमें दूसरे फैक्टर्स भी हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि 0.29 जो है वो एक रियलिस्टिक अचीवमेंट है, इससे बेहतर शायद ना हो सकती। जहाँ तक आपकी CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये जुलाई से मई के नंबर्स अब अवेलेबल हैं और ये 29.2% CPI है। इसको अगर आप कोर इन्फ्लेशन देखें, CPI देखें वो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, आपको ज़्यादा रेलेवेंट जो होता है वो कोर इन्फ्लेशन है। कोर इन्फ्लेशन आपकी अर्बन 16% है और जो आपकी कोर इन्फ्लेशन रूरल है वो 20% है। यू कैन से कि एवरेज इज अराउंड 18%। मैं ऑफिशियल नंबर्स दे रहा हूँ। शहबाज राणा साहब बड़े घूर रहे हैं मेरे उत्ते कि शायद कोई नंबर मैं कोई अपने राणा साहब चेक कर लें नंबर्स। तो ये जो जुलाई से मई के नंबर जो हैं, जो मुझे प्रोवाइड किए गए हैं, ये पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स जो है वो प्लानिंग डिवीजन में हाउस है। तो मैं अगर कोई क्वेरी हो तो आप जनाब आज़म इकबाल साहब से पूछ सकते हो, आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये बड़े हार्ड टास्क मास्टर हैं। तो इसी तरह मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो हायर इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस मैंने जिक्र किया, क्रूड ऑयल, एडिबल ऑयल, पल्सेस, ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शंस, डैमेजेस ऑफ मेजर एंड माइनर क्रॉप्स ड्यू टू फ्लड, करेंसी डिप्रिसिएशन, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस एडजस्टमेंट, पॉलिटिकल मशीनरी आर दी मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई इन्फ्लेशन। ये सारे हैं। आई मीन यू कांट नेम वन पर्टिकुलर फैक्टर। उसमें वो भी है जो मैंने अर्ज किया कि योर रुपी डिवैल्यूएशन और उसका इम्पैक्ट ऑन दी पॉलिसी रेट, वो जो विशेष सर्कल भी साथ साथ चल रहा है। और ये तो ऑन टॉप हैं ये सारे जो फैक्टर्स हैं। जहाँ तक FBR की टैक्स कलेक्शन का, चेयरमैन साहब यहाँ मौजूद हैं। चेयरमैन साहब हैं कि अच्छा वो मीटिंग में है। उन SAPM रेवेन्यू है। आई थिंक दे हैव डन ए गुड जॉब डिस्पाइट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंपोर्ट्स जो हमने वॉलंटरली की है अपने आप को डिफॉल्ट से बचाने के लिए। तो ज़ाहिर है अगर इंपोर्ट्स कम होंगी तो इनका रेवेन्यू भी कम होगा। इसके बावजूद इनकी जो ग्रोथ है इस साल मई के एंड तक वो 16.1% है, जो कि पिछले साल 5,348 अरब रुपए इन्होंने इकट्ठे किए थे। इस साल 6,210 अरब का फाइनल फिगर है टिल एंड ऑफ मई। जहाँ तक वेरियस टैक्स पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, वो हम उसको कंटिन्यूसली उसको साथ साथ करते भी हैं। कुछ आपको बजट में भी नज़र आएंगे, कुछ आपने ऑलरेडी देखा भी है। मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, टैक्स पेयर की फैसिलिटेशन है, ह्यूमन इंटरफेस को कम करना है इस सारे प्रोसेस में। ट्रैक एंड ट्रेस जैसे अपना पाकिस्तान के उसमें आ जाता है कवर में। इसी तरह ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है और ओवरऑल एफिशिएंसी टैक्स मशीनरी की। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे हुकूमत कोशिश कर रही है। और इसके साथ साथ जो है ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस, वो भी पूरी एफर्ट है। बाय द वे अगेन मैं आपको एक फैक्चुअल नंबर शेयर कर लेता हूँ। 31 मार्च तक FPR ने इनका हदफ था 7 लाख नए टैक्स पेयर को रजिस्टर करना। 7 लाख, 7,000 was the target. They have already done 912,392. This is a precise number, 912,392। तो ये कहने से भी एक्चुअल नंबर है टिल एंड ऑफ मार्च। तो इनका हदफ था 7,000 न्यू टैक्स पेयर्स को लाना। प्राइमरी बैलेंस जो था पिछले साल आपको याद होगा जुलाई अप्रैल में वो डेफिसिट था 890 बिलियन का पहले 10 महीनों का। इस साल में पहले जो 10 महीनों का फिगर है वो 99 बिलियन का सरप्लस है। जाहिर है कि अभी 2 महीने अभी इसमें ऐड होंगे तो फाइनल नंबर फिर आपके पास वो भी आ जाएंगे। जहाँ तक करंट अकाउंट डेफिसिट है, जहाँ हमने बहुत एफर्ट करके उसको, मार्च में आपको याद होगा पहले इनिशियल फिगर 654 मिलियन था, जो फाइनल फिगर था 750 मिलियन का सरप्लस था इंस्टेड ऑफ डेफिसिट। जो क्यूमुलेटिव फिगर है जुलाई टू अप्रैल वो 76% उसमें इंप्रूवमेंट आई। जो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा पिछले साल 10 महीने का था वो था अपना 13.7 बिलियन, 13.7 अरब डॉलर। दैट हैज़ नाउ रिड्यूस टू 3.3 बिलियन डॉलर। और हमारे पास 2 महीने हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसने हमें यानी सस्टेन किया है। और हमने पेमेंट्स करने के बावजूद ये जो डिसिप्लिन हमने एनफोर्स किया बड़ा पेनफुल था और बिजनेस और ट्रेड इंडस्ट्री के लिए भी मुश्किलात थी, लेकिन ये ज़रूरी था ताकि हम अपने नेशनल डिग्निटी और कमिटमेंट्स को वक्त पे ऑनर करते, उसको प्रोटेक्ट करते। जहाँ तक
ये है जी, इम्पोर्ट्स का नंबर भी दे देता हूँ जी, अब सर्वे में भी अवेलेबल हैं। ये जुलाई मई के नंबर्स लेटेस्ट मेरे पास हैं। ये जो पिछले साल 72.3 बिलियन, 72.3 बिलियन डॉलर जो इम्पोर्ट थी वो रिड्यूस होके, कॉन्ट्रैक्ट होके 51.2 बिलियन डॉलर है। ये 11 महीने के नंबर। इसमें 29.2% की कमी आई है, 29.2% की। एक्सपोर्ट्स में भी डिक्लाइन है, आपने भी देखा होगा। उसमें ग्लोबल और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, उसमें 12.1% की कमी आई है। इम्पोर्ट्स में 29.2% की और एक्सपोर्ट्स में 12.1% की कमी आई है। ये पिछले साल 28.9 बिलियन डॉलर थे, जो कि इस साल 25.4 बिलियन डॉलर हैं अभी तक। लेकिन चूंकि इम्पोर्ट्स की कमी ज़्यादा है, सो दैट टर्न दी करंट अकाउंट डेफिसिट इनटू करंट अकाउंट सरप्लस इन मार्च में, और इनिशियल नंबर अप्रैल के भी सरप्लस है। रेमिटेंसेस में भी 13% की कमी है। ये 22.7 बिलियन डॉलर है एज़ कम्पेयर टू 26.1 बिलियन डॉलर पिछले साल 10 महीने के मुकाबले में। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो पिछले साल 1523 मिलियन डॉलर थी 10 महीने में, वो इस साल 1170 मिलियन डॉलर है। बिकॉज ऑफ दी यूक्रेन वॉर, कोविड, फाइनेंशियल टर्मोइल, ग्लोबल जो FDI फ्लोज हैं बिकॉज ऑफ दी सिचुएशन, तो उसका सारा है। तो मैं अब सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि इस हुकूमत ने, जैसे मैं अर्ज़ किया, कि बहुत ही टफ और बहुत ही मुश्किल फ़ैसले किए हैं, जो कि उसके लिए बहुत बहादुरी की ज़रूरत थी। और मैं समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में इस हुकूमत को ये तारीख़ याद रखेगी कि सियासत के ऊपर रियासत को तरजीह दी, और उसके हवाले से जो मुल्क को जो लूमिंग थ्रेट ऑफ डिफ़ॉल्ट था उसको अवॉइड किया, और जो इकॉनमी जो क्रिपल और जो बिल्कुल बैठ रही थी, और अल्लाह माफ़ करे डिफ़ॉल्ट के नतीजे जो कुछ होता है आपको भी पता है, आपने देखा भी है रिसेंटली एक आध कंट्री में, तो उसको रेस्क्यू कर लिया। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह का हम जितना शुक्र अदा करें वो कम है। और जो हमारा अभी फिस्कल ईयर जो इंशाल्लाह जून के एंड में ख़त्म होगा, इसमें हम आप देखेंगे कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आपने ओवरऑल जो करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज किया 76% रिडक्शन के साथ, जो आपने फिस्कल डेफिसिट जो है 4.6% के किया है 4.9% के मुकाबले में, ये दोनों चीज़ों ने काफ़ी हद तक हैंड होल्डिंग की है। इस गवर्नमेंट को बहुत मुफीद उससे हेल्प हुई है। गोइंग फॉरवर्ड जो हमारा हदफ है वो आपने माशाल्लाह सुना भी होगा, वो GDP ग्रोथ का 3.5% है। ग्लोबल GDP जो प्रोजेक्शंस है वो कम है, लेकिन वो जब नीचे जा रही होती है तो वो बहुत नीचे चले जाते हैं, जब ऊपर जा रही होती है तो बहुत ऊपर चले जाते हैं। मुझे याद है जब पाकिस्तान नेगेटिव में जा रहा था फिस्कल ईयर 19 में, 19-20 में, तो आपको याद होगा कि वो फिर 2-3% नेगेटिव की बात करते थे ग्लोबल अदारे, और फिर इवेंचुअली हमारा करीबन 1% नेगेटिव फाइनल नंबर हुआ था। तो इस वक्त तो वो, लेकिन हमारी अपनी जो है इस पे आप कहेंगे कि 0.3% से या 0.29% से हाउ कम के 3.5% में चली जाएगी, से इट कैन बी वैलिड क्वेश्चन। उसके लिए हम जो मैंने अर्ज़ किया कि हम एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहे हैं, कल आपको तफासील मिलेंगी बजट में इंशाल्लाह। हम इंडस्ट्रियल जो है जितनी सपोर्ट दी जा सकती है वो हम देंगे। हम एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए इंसेंटिव्स देंगे। हम IT के सेक्टर को इनकरेज करें जहाँ बहुत बड़ा स्कोप है। हम रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के लिए हमारी पूरी एफर्ट होगी। नंबर्स इंशाल्लाह कल अवेलेबल होंगे। लेकिन जो एक डायरेक्ट नेक्सस है आपकी GDP ग्रोथ का किसी भी मुल्क का, वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के साथ, और वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का पर्स जो है वो मेरे राइट पे बैठा हुआ है। हम सिर्फ पर्स बंद करके इनको पेश कर देते हैं, फिर ये खर्च करना शुरू करते हैं। वो आपको याद होगा कि PMLN की गवर्नमेंट में द हाईएस्ट, हमने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की तारीख में 2017-18 का बजट जो था वो डेवलपमेंट जो एक्सपेंडिचर PSDP वो 1 ट्रिलियन क्रॉस किया, 1001। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह जो फेडरल PSDP है वो 1.15 ट्रिलियन यानी 1100 बिलियन से क्रॉस कर रहा है अल्लाह के फजल करम से। तो ये हमें यानी इंशाअल्लाह इसके साथ ये जो हमारा 5 E's का फोकस है, अभी जो मैंने कहा यही पाकिस्तान, ये 5 E's कह ले, फ्रेमवर्क, एक्सपोर्ट, एक्विटी, एम्पावरमेंट, एनवायरनमेंट, एनर्जी, CPEC और 4RF, वो जो रेजिलियंस जो है वो रिकवरी और रिहेबिलिटेशन, रिकन्स्ट्रक्शन। आई थिंक ये जो इसका जो कॉम्बिनेशन है with spending of investment, I would not say spending, investment of 1150, और आपके सूबे जो हैं
बाय द वे उनकी अभी जो पर्स है वो माशाल्लाह काफ़ी रिच है आफ्टर 9 लास्ट NFC अवार्ड, क्योंकि अब तो करीबन 60% अगर आप एडमिन चार्जेस भी एडजस्ट कर लें तो क्लोज टू 60% जाता है सूबों को और करीबन 40% फेडरल गवर्नमेंट के पास रहता है। तो उनका भी आप देखेंगे कि उनका भी जो PSDP है वो भी स्मार्ट होगा। आई थिंक आई एक्सपेक्ट नथिंग लेस देन 1600 अरब से कम नहीं होगा। तो 1150 प्लस 1600 अरब चारों सूबों का आपने नंबर देखे होंगे, लेकिन मैंने देखा कि जो 2 सूबे हैं राइटली दे हैव ओनली गिवन 4 महीने का PSDP, तो वो उनका फाइनल नंबर नहीं है वो नेक्स्ट ईयर के लिए। तो दैट माइट कंफ्यूज मैनी पीपल, क्योंकि आपको अभी टोटल शायद 1100-1200 नज़र आएगा उनका भी, लेकिन वो अभी 8 महीने की PSDP 2 सूबों की डलेगी आफ्टर द इलेक्शंस। तो ये मैं समझता हूँ कि इसके साथ अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान की जो GDP प्रोजेक्शन है वो हम इंशाल्लाह बिल्कुल अचीव करेंगे, और जो हमारी प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, फूड, वाटर सिक्योरिटी, एनहांसिंग सोशल एंड फिजिकल एसेट्स, वो हमारी जो SDGs के ज़रिए जो काम हो रहा है उसमें भी आपको इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। वो चौधरी यासिन इकबाल साहब की सरवाई में एज यू नो कि उस पर भी इक्वल फोकस होता है एज द फोकस इज़ ऑन दी PSDP स्पेंडिंग्स। तो मैं समझता हूँ कि होलिस्टिक डिजिटल जो एकोसिस्टम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, रैपिड डिलीवरी और इनोवेटिव डिजिटल सर्विसेज, ये हमारा इंशाल्लाह ड्राइव होगा। और IT की एक्सपोर्ट जो हमारा हदफ है, अल्लाह करे कि ये पूरा हो अगले 5 साल में, टू टेक इट टू $15 बिलियन। अभी $2.5 बिलियन है इस वक्त, ये अगले साल के लिए 4.5 बिलियन का हदफ प्राइम मिनिस्टर ने IT इंडस्ट्री को दिया है। रिसेंटली राउंड ऑफ मीटिंग्स हुई हैं, सीरीज ऑफ मीटिंग्स, और लेकिन इजीली अगर 4.5 हम कर गए तो अल्लाह के फल से 5 साल में 15 बिलियन को अचीव करना कोई मुश्किल नहीं। आपके नेबरिंग कंट्री में ट्रिपल फिगर डिजिट बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट है IT की, इसमें बहुत स्कोप है। और इसके लिए जो भी मुनासिब और डूएबल इंसेंटिव्स है वो इंशाल्लाह कल आपको बजट की तकरीर में हम आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अपना हमारा जो ओवरऑल जो यानी ग्रीन एनर्जी आजकल बहुत फोकस है, एनवायरमेंटल जो मामलात हैं जो और जो क्लाइमेट के हवाले से, तो जो हदफ है कि बाय 2025 हम 20% ग्रीन एनर्जी पे चले जाएं अपनी टोटल रिक्वायरमेंट्स, 30% बाय 2030, और इससे अल्लाह ने चाहा तो हमारी जो प्राइमरी सेविंग होगी एनर्जी में वो 10 से 15% होगी। तो ये चंद गुजारिशात हैं। मैं आप के अगर कोई सवालात होंगे या मेरे साथियों से वो भी डेवलपमेंट के नंबर दे दो। जी बस मैं एक सेकंड इनको अगर आप इजाज़त में ये इनसे 2-3 ये शेयर कर लूँ नंबर, तो उसके बाद बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम। मैंने बस आपको 2-4 नंबर्स मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था तकरीर के दौरान मैं आपके नंबर दूंगा। जो मैं 2-4 साल के टेन्योर को कंपेयर, एक मैंने कंपैरेटिव चार्ट बनाया, आपको हम वो भी पेश कर देंगे। वो है 2013-17 को 17-18 was an abnormal year, crisis year, and political maneuvering project 2010 which practically launched at that time, which failed in 2022. I always call this project 2010. तो ये 2010 में शुरू हुआ था, 2018 में कल्मिनेट हुआ और 2022 में उसकी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हुई। तो ये जो है मैं जो एवरेज है वो हमने उस वक्त 2013 में 3.9% GDP ग्रोथ को 6.1% पे उस वक्त भी हम लेके गए थे, और उसमें जो चेंज थी वो करीबन 2.2 की थी। और जो हमने जो अगले 4 साल थे वो हालांकि सेकंड ईयर -1 था, लेकिन चूंकि छोड़ा 6.1 तो नेट देयर इज नो इंक्रीज। इसी तरह जो GDP आपका जो डॉलर्स में टर्म्स में जो साइज है वो 259 बिलियन से 357 बिलियन पे आपकी गई, विच वाज ऑलमोस्ट $100 बिलियन इंक्रीज इन GDP। और अगले 4 साल में जो पिछले थे उसमें 18.7 या 19 बिलियन का, सो 100 बिलियन की GDP इंक्रीज एंड 19 बिलियन की GDP इंक्रीज। इसी तरह पर कैपिटा इनकम में $322 की इंक्रीज थी और अगले में ऑलमोस्ट स्टेटस को था। और जो आपके जो पब्लिक डेट के नंबर मैंने आपको साथ दे दिए थे कि 25,000 से ऑलमोस्ट हम अनफॉर्चुनेटली 49,000 क्रॉस कर गए हैं, और पब्लिक डेट एंड लायबिलिटीज हम 30,000 से 60,000 के करीब पहुंच चुके हैं।
1,772 billion to be precise. So with these words, I thank you for your patience hearing. मैं अपना चौधरी आसिम इकबाल साहब को 2 मिनट लूंगा जी ये जरा ये एक और गुजारिश सेकंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने आपको बताया कि डेवलपमेंट के ऊपर 2018-17 में 1000 अरब था। वहाँ से जब हम छोड़ के गए तो 2022 में जब दोबारा इस वजारत को संभाला तो डेवलपमेंट बजट 550 अरब रह चुका था, और इस साल इसे जब 1100 किया है तो ये पाकिस्तान की तारीख में गालिबन पहली दफ़ा 2 सालों में डेवलपमेंट बजट के अंदर 100% इजाफा है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी मैं आपकी मीडिया पे कवरेज देख रहा था कि इकनॉमिक सर्वे में तमाम टारगेट्स जो हैं वो शायद मिस हो गए हैं। देखिए, ये जो साल गुज़श्ता साल था या जो रवां साल ख़त्म होगा, दिस वाज एन ईयर ऑफ फोर्स मेजोर। ये फोर्स मेजोर का ईयर था जिसमें 3 अनप्रेसिडेंटेड हादसे पाकिस्तान की मईशत को सामना करना पड़ा। पहला हादसा तकरीबन 50 अरब डॉलर का तजारती खसारा, जिसके पीछे 84 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट थी जो गैर जिम्मेदाराना तौर पे की गई, जो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के तमाम ज़खायर उड़ा गई। दूसरा जो हादसा था, आखिरी सहमाही में वजारत ख़जाना ने ज़ीरो रिलीज़ की डेवलपमेंट बजट के लिए, जिससे तकरीबन 240 अरब रुपया जो डेवलपमेंट बजट के ज़रिए मल्टीप्लायर बनता है इकॉनमी में, वो जारी नहीं हुआ। और तीसरा बड़ा हादसा क्लाइमेट डिज़ास्टर था जो पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं बल्कि दुनिया में किसी मुल्क ने उस स्केल की क्लाइमेट डिज़ास्टर का सामना नहीं किया, जो 31 अरब डॉलर का था। तो लिहाजा जो साल फोर्स मेजोर का साल हो, जिसमें इतने बड़ी माशी और कुदरती आफात आई हों, उसमें आप उस साल के नंबर्स को टारगेट्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। खुदा ना खास्ता एक ये तासुर जाता है कि जैसे एक नॉर्मल साल था और उसमें नंबर्स जो हैं वो पीछे रह गए। ये 3 मैं आपको बताई हैं बातें कि पाकिस्तान की तारीख़ में इतना बड़ा कंज्यूमरिज्म बेस्ड तजारती खसारा किसी हुकूमत को नहीं मिला। कभी पाकिस्तान की तारीख़ में ये नहीं हुआ था कि एक पूरे क्वार्टर का डेवलपमेंट बजट की ज़ीरो रिलीज़ हुई हो। और तीसरा ये कि 31 अरब डॉलर का जो क्लाइमेट डिज़ास्टर, सो दिस वाज एन ईयर ऑफ फोर्स मेजोर। लिहाजा इसके टारगेट्स का और इसके नंबर्स का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए बराए मेहरबानी जब आप इस इकनॉमिक सर्वे की लोगों तक मालूमात पहुँचाएँ तो इस चीज़ को ज़रूर पेश नज़र रखें। आखिरी बात यह कि इस डेवलपमेंट बजट को जब हमने डबल किया है, एक चीज़ जो मैं आपको उजागर करना चाहता हूँ, हायर एजुकेशन कमीशन को पिछली हुकूमत ने निशाना बनाया और इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के नौजवानों से बराह रास्त है। हमने 2 सालों में हायर एजुकेशन बजट को 26 अरब से उठा के 60 अरब रुपए पे पहुंचाया, जो 131% इजाफा है डेवलपमेंट बजट में। सो हायर एजुकेशन कमीशन में कभी तारीख़ में इतना बड़ा इजाफा नहीं हुआ जितना हमने किया, और उसकी वजह यह है कि इसका ताल्लुक़ बराह रास्त हमारे मुस्तक़बिल और नौजवानों से। और आखिरी बात यह कि इस दफ़ा तरक्याती बजट में तकरीबन प्राइम मिनिस्टर के क़यादत में 80 अरब रुपए के ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ पाकिस्तान के मुस्तक़बिल से है। या वो IT से रिलेटेड हैं, या वो नौजवानों से रिलेटेड हैं, या वो ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 से रिलेटेड हैं, या वो स्टार्टअप्स के साथ रिलेटेड हैं, या वो एजुकेशन सेक्टर के साथ रिलेटेड हैं। फर्स्ट टाइम इतना बड़ा इनिशिएटिव लॉन्च किया जा रहा है जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त हमारे नौजवानों से और मुस्तक़बिल से। जनाब वाला जी, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू कंडक्ट कर रहे हैं ना? Mr. Prime Minister, Mr. Foreign Minister, Mr. Finance Minister, you and your team has very successfully shown a miracle to the nation. That is, हम आज डिफ़ॉल्ट से बचे हुए हैं। हालांकि आपके प्रेडिसेसर एक बार नहीं, निसफ दर्जन से ज़्यादा मरतबा TV पे आके कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट हो गया।
वो हाले भी बाज नहीं आ रहे। डॉक्टर साहबा ने जब से ये बात बताई हमें टीवी पे भी कि पाकिस्तान जो आप बताते रहे कभी डिफॉल्ट नहीं होगा, ना हुआ है, तो इससे कौम की उम्मीदें बार आई। सानिया 9 मई के बारे में कौम ने मजम्मत की, इसी तरह बारूदी सुरंगों के बारे में मजम्मत की, इसी तरह IMF के साथ जो शराइत सख्त रखी गई वो उसकी मजम्मत की। उसकी मजम्मत गरीबों ने की। गरीब कौन है? जिनकी फिक्स इनकम है। कौन है? मुलाजमीन है, सिविल और फौजी मुलाजमीन है। उनकी तनख्वाहें वहीं की वहीं, उनकी पेंशनें वहीं की वहीं। मेरी रिक्वेस्ट है, अल्लाह का वास्ता है कि आप इन तनख्वाहदार लोगों के लिए कल बजट में जितना कर सकें उतना जरूर करें इंशाअल्लाह जी। हनीफ खालिद साहब को मैं ये अश्योर करता हूँ कि हम मैं हनीफ खालिद साहब और आप सबको ये अर्ज़ करता हूँ, बिलीव मी कि हमारा पूरी कोशिश होगी कि जितनी स्पेस निकाल के जो कुछ कर सकते हैं ज़रूर करें सरकारी मुलाजमीन के लिए, पेंशनर्स के लिए, और इंशाअल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट। इवन अभी आने से पहले भी मैं यही काम कर रहा था। हमारा मेजर बजट की वर्किंग हो चुकी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कोर इन्फ्लेशन का जो इफ़ेक्ट है उसको हम वेल कवर्ड करें और उनको उस तकलीफ़ की जो है कम से कम उसकी दाद रसी करें। काश के नॉर्मल साल होता, काश के हमारा बिजनेस एज यूजुअल होता। बिलीव मी, अगर इस तरह की उन हालात में इन्फ्लेशन होती तो पता नहीं हम क्या कुछ कर सकते या करते। लेकिन हालात को मद्देनज़र रख के हनीफ साहब, इंशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर का फोकस है, उनकी प्रायोरिटी है, और मैं उस पर ख़ुद भी मैं समझता हूँ कि हम सबको ये सोचना चाहिए कि हमने अल्लाह ताला को भी जवाब दें हैं। जो कुछ इन यानी पिछड़े हुए तबके के जो कुछ हो सकेगा, स्पेस जितनी निकलेगी इंशाअल्लाह उनको दी जाएगी। कल इंशाअल्लाह अनाउंस होगा, कल अनाउंस करेंगे। सर, आप जब इंटरेस्ट रेट थे 14%, तो उस वक्त आप बड़े क्रिटिक थे इसके और आपने काफ़ी आर्टिकल भी लिखे। आपकी अपनी हुकूमत में 22% पे पहुंच गए, उसके बारे में क्या कहेंगे? और दूसरा, बाकी सारे फैक्टर जो आपने माजी के गिने वो तो अपनी जगह है, लेकिन अगर आप फेयर एनालिसिस के लिए ये भी बता दें कि इस सारे प्रोसेस में ये जो डाउनफॉल है, इकनॉमिक डाउनफॉल, इसमें आपकी हुकूमत की कितनी कंट्रीब्यूशन है? देखिए, मैं क्या नहीं सब अर्ज़ करूँगा कि देखिए वो एक, आप भी माशाल्लाह इतने सीजनड और इतने तजर्बाकार हैं, ये देयर इज़ नो क्विक फिक्स। मैं हमेशा कहता हूँ, या कोई स्विच ऑन स्विच ऑफ बजट कि जी नई हुकूमत आई है उस ऑफ कर देगी तो रुक जाएगा। ये एक प्रोसेस के ज़रिए आप वहाँ पहुँचे थे 14% पे, और वो जो है वो ऐसा विशेष सर्कल है। मैं हमेशा इसीलिए 25 साल से ये जंग लड़ता हूँ कि खुदा के लिए इस रूट पर ना चले। मैं आज आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने 2017 में ये उसके गवाह हैं, जो 3 महीने में रहा, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 4 महीने, वो मैंने ये एडवाइस किया शायद काका नवाजी साहब को उस वक़्त कि आप बिल्कुल डिवैल्यूएशन के रूट पे ना कभी जाएं, आपकी तबाही हो जाएगी। और आने वाली हुकूमत ने उसको बिल्कुल खुला छोड़ दिया। तो ये जो है ये अब ऊपर से आप बाउंड हैं। स्टेट बैंक को आपने फुल ऑटोनॉमी माशाल्लाह दे दी है, और वो भी ऑटोनॉमी जो कि दुनिया के कई ममालिक में नहीं मिलती। वहाँ आप को 1 रुपए को आप हाथ नहीं लगा सकते। तो ये अजीब किस्म का सिनारियो बना है। हमारे लिए प्रायोरिटीज है क्या चीज़, हम किस चीज़ को ठीक करें। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पॉलिसी रेट 14 से बिल्कुल गया है 21% पे एज ऑफ नाउ। लेकिन वो फिर अब ये रिवर्सल जो है, देयर इज़ अ टाइम लैग, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि एफर्ट हो रही है। अल्लाह करे कि इंशाल्लाह हम कामयाब हो। दूसरा, आपने फरमाया कि इस हुकूमत का उसमें कितना शेयर है। जो प्रॉब्लम मैं समझता हूँ कि आप अगर फेयर एनालिसिस करेंगे, शायद मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर, जैसे मैंने कहा कि अगर वो आ रहे हैं तो उसको रोका ही जा सकता है, वो रुक गए हैं, तबाही रुक गई है, या डिक्लाइन फर्दर रुक गया है। इसको हम अब पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में मूव कर मैं समझता हूँ कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। लेकिन वो जैसे 3.5% ग्रोथ इज़ दी की हमारा ऑब्जेक्टिव। लेकिन इसमें जो तबाही जो आप जो फरमा रहे हैं, ये ना भूलें कि उस तबाही के कई गुना ज़्यादा क्रेडिट इस गवर्नमेंट को जाएगा तारीख में कि इसने डिफ़ॉल्ट से पाकिस्तान को बचा लिया, इसने पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचा लिया। और वो लोग बैरूनी ममालिक भी कहते थे, अपने भी कहते थे, दिन रात गर्दान लगी हुई थी। अभी इन्होंने कोट किया। तो ये आप क्या नहीं सब जब ये क्रेडिट देंगे ना, तो वो जो है वो तो देखिए ऑटो है।
एक दिन में आप भी माशाल्लाह समझते हैं कि एक दिन, एक हफ्ते, एक चंद महीनों में नहीं वो काबू आ सकता। उसके लिए डायरेक्शन हमने अपनी बहुत मुश्किल और पॉलिटिकल कॉस्ट पे है। कौन चाहता है कि जी आपने इतना बोझ डाल दिया अपने आवाम के ऊपर, लेकिन अनअवॉइडेबल था। गैस का बोझ डला, अपना आपके बिजली का बोझ डला, आपके टैक्सेस 170 बिलियन के नए लगे, और वो आपको तो पता है कि जो डिमांड थी, आस्क थी, वो तो कोई 800 बिलियन की थी। वो तो मुझे और इस टीम को मैं समझता हूँ कि पता है कि कितना मुश्किल था कि हम उस नंबर पे आए। तो ये आपकी जजमेंट है, आप जैसे इसको देखना चाहें, पॉजिटिव देखना चाहें कि आधा ग्लास भरा है तो वो भी देख लेंगे, लेकिन क्यानी साहब अगर शहबाज आनंद को कहोगे तो आधा ग्लास खाली दिखा देगा। वो तो मर्जी की गल है ना जी, जिस तरह मर्जी कर। सर डॉक्टर साहब शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपने बताया कि आर्टिफिशियल गैप है 40 से 45 रुपए का। मुझे थोड़ा सा ये रहनुमाई कर दें, आप इसका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कितने अरसे में इसकी एक्चुअल रेट पे ले आएंगे, या ये ऐसे ही फेक उड़ान में रहेगा? सेकंड, ये जो आपने फिगर बताया कि 29.2 जो इन्फ्लेशन फिगर है उसको राउंड 30 कर लें। फैसला तो कल कर ले, 0.2 है। फैसला तो चले कल होगा। ये बता दें कि रिकमेंडेशन 30% से अबव की है सैलरीज में इंक्रीज की या कम की? अच्छा जी, दो सवाल भाई ने किए हैं। एक तो ये देखे भाई, रील तो अब हमने तो नहीं, अगर मैं कहता ना आज ये बाई दी वे आप फेडरेशन से पूछ लें, आपके ताल्लुक होता है कि उस 19 जून के आर्टिकल से पहले हमारी जो इंटरेक्शन हुई जो बजट के हवाले से फेडरेशन चेंबर ऑफ कॉमर्स, उसमें उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके ख्याल में अब क्या रियल वैल्यू है, तो मैंने कहा 240 में, जैसे मैं 200 कहा था लास्ट ईयर। तो वो अब अल्लाह का करम है कि 2-3 दिन के अंदर अपना ब्लूमबर्ग के अपने जो है एक्सपर्ट्स ने आर्टिकल छाप दिया। वो होगी जो उन्होंने हाईलाइट किया है ना, परसेप्शन ठीक होना, ये IMF की कन्फ्यूजन क्लियर होना, वो चीज़ें, और आपका उसमें पॉजिटिव रोल अदा करना, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, आवाम को समझाना कि भाई ना डॉलर खरीदो भाई, कहीं नहीं जाते, ये कोई और नहीं होगा। तो वो हम मिल के करेंगे तो बिलीव मी इट्स नॉट ए डिफिकल्ट टास्क। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो मैं अल्लाह के हजूर हमेशा में भरोसा होता है कि अफी सिंसियरिटी के साथ करें, और दूसरा मैंने देखा 98-99 भी, आप भी हैं, मैं भी हैं, हिस्ट्री आपके पास है, 69 से 52 पे आया, और फिर यानी कू तक 10 महीने उधर ही था। 2013-14 में 111 इंटर बैंक, 114 मार्केट, और एक बहुत बड़े अपना पिंडी के सियासतदान ने कह दिया कि मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर 100 से नीचे आए। जब चंद हफ्ते 100 से नीचे आए तो हनीफ खालिद तो इस्तीफा नहीं ला सके, तो वो तो मेरा कसूर तो नहीं। तो ये हमें ये देखें, वो जो उन्होंने, दिस वेरी वेरी प्रैग्मेटिक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, उसने रीजंस भी दिए हैं। वो खुद कह रहे हैं कि अंडर वैल्यूड है, रीड टू फट, लेकिन क्यों है उसने बता दिया। अब हमें उसको एड्रेस करना है। कुछ चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट कर रही है, जो पॉलिसी मैटर्स हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो पब्लिक परसेप्शन, पब्लिक का एक माइंड सेट है, वो उस मीडिया से ज़्यादा कोई नहीं बना सकता। वो देखे, वो एक नहीं, वो देखे, मैंने अभी अर्ज किया कि पूरी कोशिश करेंगे कि हम इंशाल्लाह, नहीं वो बाय द वे 29 शुड नॉट बी द पैरामीटर, द बेस लाइन शुड बी कोर इन्फ्लेशन। लेट्स बी फेयर, सारी दुनिया में कोर इन्फ्लेशन के साथ चलती है, CPI के साथ नहीं चलती। तो जो कोर इन्फ्लेशन है वो तो 16 और 20 है, एवरेज 18। लेकिन बिलीव मी पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, व्हाटएवर वी कैन डू वी विल डू, हम पूरी स्पेस निकालेंगे। डॉक्टर साहब 2 सवाल है सर। ये मैं कह नहीं सकता सर, ये बता दें कि जो इस पाकिस्तान की डिजिटल इकॉनमी है, जिसमें बहुत सारी ऐप्स हैं और वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर, फूड के ऊपर, रिटेल के ऊपर काम कर रही हैं, वो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में कब शामिल होंगी? और अब ये भी बता दें कि जो इस वक्त हालात हैं, हम चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर जो है वो आइंदा कोई टॉक्स देखेंगे आपकी और जो आपके अपोजिशन की जमात है उसके साथ? जी भाई, जहाँ तक पहला तल्लक है, अगेन प्लीज़ आप उसको इस तरह नेगेटिव ना लें, मैं अननेसेसरी आप पे बोझ नहीं डाला। लेकिन अभी हमने पिछले 3 हफ्तों के अंदर जो ट्वाइस प्राइस चेंजेस हुई हैं, 35 रुपये हमने डीजल कम किया, 20 रुपये हमने पेट्रोल कम किया, 17 रुपये हमने लाइट डीजल ऑयल कम किया, और 12 रुपये कैरोसिन ऑयल कम किया। जो पहली 2 आइटम है डीजल की, खासकर डीजल की, वो डायरेक्टली जो 5 रुपये बढ़ते हैं तो हर चीज़ की किराया बढ़ जाता है, और उसका इम्पैक्ट हर चीज़ पे आ जाता है। बिलीव मी, इट इज़ टोटली अनरेगुलेटेड। मैंने बाकायदा रिक्वेस्ट की है चीफ मिनिस्टर्स को कि फॉर हेवन सेक आप बाय गवर्नमेंट रिट इनको फोर्स करें कि कम करें।
और ग्रेटफुल टू द सिंध चीफ मिनिस्टर, उसने 40 ट्रांसपोर्टर्स को ख़त लिखा, मुझे कॉपी भेजी, और पंजाब चीफ मिनिस्टर उसी लाइन पे फिर मैंने जब रिक्वेस्ट की उन्होंने भी एक्शन लिए। देखिए आप भी उस पर बिल्ड करें। दूसरे मुल्कों में कंज्यूमर प्रोटेक्शन सोसाइटीज़ होती हैं, दे आर वेरी प्रोएक्टिव। वो तो यहाँ तक करती हैं कि वो उनका बाइकआउट कर देती है कुछ चीज़ों का, लोग मजबूर हो जाते हैं। यहाँ हमारा वो कुछ नहीं है। आप भी मांगे ना, मैं तो मांग रहा हूँ, मैं जाहिर है कि मैं अब जाके पब्लिक को तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं जिनको कह सकता हूँ मैं ज़रूर कह रहा हूँ। और मैं गुजारिश करूँगा कि आप भी इसमें अपना हिस्सा डालें, कि उनको कहें, उनको नेम शेम करें कि भी इतना कम हुआ तो आपने क्या कम किया, कम करवाएं उनसे। आई थिंक हम सबकी ड्यूटी है कि हम अपना हिस्सा डालें। डॉक्टर साहब ये